बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैज़ान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, तब्दीली की बातें करने वाले जब तब्दीली लेकर आए तो उसमें कोई चीज़ भी छुपी नहीं है कि तब्दीली क्या, किन किन चीज़ों में तब्दीली आई है। अगर रीसेंट बात करें तो जो पेट्रोल है उसके रेट्स जो हैं वो भी बढ़ा दिए गए। बहरहाल उसके ऊपर कहा जाता है कि पेट्रोल जो आलमी मंडी है वहाँ पर महंगा होगा, इस वजह से यहाँ पर भी महंगा होगा। लेकिन उसमें सवालिया निशान ये है, पेट्रोल की जो कीमत है वो कम थी तो पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल मुहैया ही नहीं, मिल ही नहीं रहा था पूरे पाकिस्तान में। लेकिन जिस तरह ही रेट उसका 100 तक गया तो पूरे पाकिस्तान के जो पेट्रोल पंप है उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए। आटे की बात करें तो आटा 500 का लेकर वापस हमें 1000 रुपये का किया गया। चीनी हमसे 55 की लेकर वापस हमें 85 की गई। और इस तरह की बहुत ज़्यादा मज़ीद भी चीज़ें हैं जिस पर महंगाई की गई है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ साथ आज जो इंडिया का जो मीडिया है, जिसे ऑल ओवर द वर्ल्ड कहा जाता है कि ये झूठा मीडिया है और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करता है और अपनी गवर्नमेंट की झूठी साइड ले रहा होता है, आज भी उसने यही बात की और उसने इंडियन मीडिया पे बार बार ये एक ही जो न्यूज़ है वो चल रही है कि पाकिस्तान ने चाइना को स्कर्दू में अपने बॉर्डर पर जगह दी है ताकि वो इंडिया के साथ लड़ सकें। और यहाँ तक भी उनका कहना है कि पाक फौज ने काफ़ी जो अपने दस्ते हैं, फौजी दस्ते, उनको डिप्लॉय किया है LOC के ऊपर। तो इसके ऊपर DGSPR जो है उन्होंने भी बयान दिया कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। और जो चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि चाइना की जो फौजें हैं वो LOC पर हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, तो बिल्कुल गलत ये बात है। और जो डिप्लॉयमेंट की बात है कि फ़ौज डिप्लॉय की गई है पाकिस्तान आर्मी डिफरेंट LOCs पर, तो उसका भी उन्होंने इनकार किया कि बिल्कुल ये भी इस तरह नहीं है। और वैसे भी हमारी पाक फ़ौज है, हम जहाँ चाहें उसे डिप्लॉय करें, इससे इंडिया का कोई मसला नहीं होना चाहिए। आगे अगर हम चलें तो जो ये महंगाई है, आम आवाम जो सब्ज़ी लेती थी, जो दालें लेती थी, जो फल लेती थी, वो भी उसके पहुंच से बाहर हो चुके हुए हैं। कौमी असम्बली में जहाँ पर जितने MNAs वहाँ पर आए हैं, लोगों ने अपने टैक्स के थ्रू उन्हें वहाँ पर सैलरीज भी दे रहे हैं। और जितना एक इलेक्शंस का एक प्रोसीजर होता है उसमें भी आवाम के टैक्स के पैसे खर्च हो रहे होते हैं। लेकिन जब कौमी असम्बली में हमारे जो मेंबर्स हैं कौमी असम्बली के, जब वो वहाँ पर आते हैं तो लोगों ने तो उन्हें कानून दान बना के वहाँ पर भेजा था, लेकिन वो वहाँ पर पहलवान बन गए। और आप देख रहे होंगे कि कल परसों भी जो कौमी असम्बली में हाल हुआ कि वहाँ पर कोर्ट उतार कर लड़ने की बातें, वहाँ पर अखाड़ा उसको बना दिया गया। तो आवाम परेशान हाल सिर्फ देख रही है कि कब इनकी बात होगी, कब इनके जो मसाइल हैं उसके ऊपर नज़रसानी होगी गवर्नमेंट की। और लास्ट में डॉक्टर्स, उन्होंने भी एक नवीद सुना दी कि वो भी हड़ताल की तरफ जाएंगे। डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स जो हैं, उनका भी ये कहना है कि 50 से ज़ायद जो डॉक्टर्स हैं वो अब तक कोरोना की नज़र हो चुके हैं और गवर्नमेंट कोई भी इस तरह की फैसिलिटी डॉक्टर्स को नहीं दे सकी कि डॉक्टर्स भी बच सकें। पूरी दुनिया जो है वो अपने मरीज़ों को बचा रही है, लेकिन पाकिस्तान में डॉक्टर्स को बचाना भी बहुत मुश्किल हुआ है। इसके ऊपर डिबेट करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सबसे पहले एहसान बिटालवी साहब, सीनियर तजियाकार साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अख्तर सिंधु साहब, सीनियर कॉलम नवीस भी हैं सर, बहुत शुक्रिया। और उनके साथ साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब, जो सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। तो एहसान बिटालवी साहब, सर आपसे स्टार्ट करते हैं कि सर ये जो तब्दीली है, तब्दीली पॉजिटिव तो दिखाई नहीं दे रही, नेगेटिव। और जो आवाम है वो महंगाई के नीचे पिसती जा रही है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन हमें दिखाई नहीं दे रही। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर कि गवर्नमेंट को जो उनके नारे थे वह, या जिस तरह के उनके दावे थे उस तरह अमल भी करना चाहिए, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा सर। फैज़ान, शुक्रिया आपका कि आपने आगाज़ मुझसे किया ताकि दोस्तों को मेरे ख़यालात का भी आइडिया हो जाए और वो अपने ख़यालात मुझ तक भी पहुंचा सकें। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक़ है, महंगाई पूरी दुनिया में चली हुई है, पाकिस्तान को अलहदा मुल्क नहीं है। और दूसरा जो तब्दीली का मसला है, तब्दीली लाना पाकिस्तान में इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं आपको चंद सियासतदानों के बयान सुना देता हूँ, उसके बाद मुझे बताएं कि क्या यही सियासतदान है, क्या यही लफ्ज़ हैं हमारे मुकद्दर में। मसलन कल का एक कराची का अंडर ट्रेनिंग सियासतदान बिलावल, वो कह रहा है कि जी जरदारी को मरवाने की साजिश हो रही है, पीटीआई कर रही है। वो बेचारा 4 महीने से पब्लिक को फेस नहीं कर सका, इसलिए कि शदीद अलील है।
अल्लाह उसे सेहत दे, आमीन। अल्लाह उन्हें इस काबिल करे कि वो लोगों के सामने दोबारा आ सके। लेकिन उसको मरवाना किसने है, पहली चीज़ तो ये है, ये लफ्ज़ ही गलत है। और एक जौहर से एक मेंढकी उठती है अचानक, मुंह बाहर निकाल के वो कोई ना कोई फिक्रा कह जाती है, और वो भूल जाती है कि वो मसाज माफिया की पैदावार है सारे के सारे। उसने कल कहा कि जी जो जनूबी पंजाब का सूबा नहीं बन सका, इन्होंने सेक्रेटेरिएट बना दिया वहाँ। 35 साल तुम लोग झक मारते रहे हो। तुम लोग 18वीं तरमीम तो कर सकते थे दोनों पार्टियां मिलकर, ताकि सूबों को लूट सके, ताकि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सके। तुम लोग सूबा क्यों नहीं बना सके? तुम्हारे पास मेजॉरिटी भी आ गई जिससे तुम आइन में भी तब्दीली कर सकते थे। इनके पास तो वो मेजॉरिटी नहीं है कि आइन में तब्दीली कर दें, और इनके पास वो वसाइल भी नहीं कि फौरी तौर पर सूबा बना के नई हुकूमत बना दें। तो कुछ बंदे को कहते वक्त अगर इंसान का खौफ है तो खौफ खुदा ही आना चाहिए कि मैं जिस डिटाई के साथ मैं झूठ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, उसका कोई तो मुदावा करना चाहिए। ये आप इन हालात में आपने बात की तब्दीली की, मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप यहाँ बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं, 4 डाकू आते हैं, सारा कुछ लूट के ले जाते हैं, उसके बाद आप कहाँ प्रोग्राम करेंगे? बता दें। आप जो मर्जी आप कहेंगे कि मैं ये आइडिया लेके आया था, ये आया था, ये आया था। मैं इकनॉमिक्स का एक अदना सा स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई बता दे कि पाकिस्तान के पास था क्या। आपको अल्लाह ने के बाद इसी हुकूमत ने भीख मांग के, मिन्नत समाइत करके हुकूमतों के पास जाके इस काबिल किया कि वो जो किस्तें थी, जो ड्यू थी, जिसकी वजह से हम दिवालिया हो रहे थे, वो हमने अदा की हैं। और जिस बेदर्दी के साथ इस मुल्क को लूटा गया, मुझे ये समझ नहीं आती कि इनको डिफेंड करने वाले किस मुंह से डिफेंड करते हैं कि वो चोरी के महल पे बैठे हैं लंदन में। आफरीन है इस कौम पे, और आफरीन है इस कौम पे कि शहबाज शरीफ कहता है कि पैसा तो मेरी बीवियों और बच्चों के अकाउंट में गया है, मुझसे क्यों पूछते हो? आफरीन है हुकूमत तुम करते रहे हो 30 साल, पैसा तुम्हारी वजह से तुम्हारी बीवियों और बच्चों को लोगों ने दिया रिश्वत के तौर पे, कमीशन के तौर पे। आज तुम कहते हो मुझसे क्यों पूछते हो? और जब बीवियों से पूछने का मौका आता है तो तुम कह देते हो औरतों तक क्यों पहुंचते हो? और उनको आज भी किराए के बंदे आज भी उन्हें हार पहनाने के लिए उनके गाड़ियों पे फूल फेंकने के लिए मौजूद होते हैं। उन्हें भी ये शर्म नहीं आती कि हम किन पे फूल फेंक रहे हैं? क्या ये इस काबिल हैं कि इन पे फूल फेंके जाएं? जिन्होंने लूटा आपको, जिन्होंने आपके बच्चों की तालीम लूटी, जिन्होंने आपके बच्चों की नौकरियां लूटी, जिन्होंने आपके बच्चों के लिबास लूटे, जिन्होंने आपके बच्चों का मुस्तकबिल खा गए, उन पे ये हाथ फेंक रहे हैं। लेकिन सर अवाम को भी इसमें ये कहना है कि अगर ये इतने लुटेरे हैं, अगर इन्होंने इतनी करप्शन की है, या तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कहा जाता था कि हज़ार अरब जो है वो डेली या वीकली बेस के ऊपर करप्शन हो रही है, कोई भी इदारा जो साबिक़ा हुकूमती नुमाइंदगान है उसके ऊपर प्रॉपरली एलिगेशन नहीं लगा सका। अदालत ने भी उनको चोर डिक्लेयर एग्जैक्ट जो होना चाहिए वो बिल्कुल वैसे नहीं हुआ। तो फिर अवाम कहती है कि अभी तो केस चला ही नहीं, वो तो जब अदालत जाएगी अदालत ने डिक्लेयर करना ना, वो मैंने और आपने नहीं करना जी, वो तो अदालत ने डिक्लेयर करना उन्हें कि ये चोर हैं कि नहीं। लेकिन बज़ाहिर कुछ एविडेंस जो है ना वो मुख्तलिफ तरह की होती है। एक होती है हियर से, एक होती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस गिनी जाती है कि सॉलिड होती है। सर्कमस्टेंसेस ये है कि आपके सामने उनके महल हैं, आपके सामने उनकी प्रॉपर्टीज हैं, आपके सामने उनकी 10-10 करोड़ की घड़ियां हैं, आपके सामने रोज 1.5 लाख का मेकअप है उससे एक खातून का। आप किसकी बात कर रहे हैं? सच बोलें तो तकलीफ हो जाती है। जहाँ वो कहते हैं जी, अच्छा मैं ये हैरान होता हूँ, हार फूल कौन फेंकता है? जिनकी जिंदगी में उन्हें उनकी शक्ल देखना नसीब ही नहीं हुआ, ना कभी उन्होंने दोबारा मिलना है उन्हें, लेकिन वो बेचारे नादान से साहब हो सकता है वो उनके वोटर्स ना हो, वो उनके फैन हो, वो फैन नहीं किराएदार है, फैन नहीं है, वो पेड लोग हैं। तो बल्कि जो आपने ये बिलावल साहब वाली बात की, मैं डायरेक्टली अशरफ भट्टी साहब की तरफ भी आऊँगा, बट सर बल्कि स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि जो बिलावल साहब ने एक बयान दिया कि वो जरदारी साहब को जो खतरा, और मेरे लिहाज से तो यही लगता है कि जिस तरह की उनकी तबीयत अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तो बार बार जो डिफरेंट उनके ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं और उनको बार बार बुलाने की कोशिश हो रही है, क्या इस वजह से वो कह रहे हैं कि जो जान का खतरा है इमरान खान साहब से जरदारी साहब को? फैज़ान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर, और आसान बटालवी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मेरे वो बड़े भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बादर कराना चाहता हूँ कि देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लाश हमने
पंजाब से उठाई। दुनिया की तारीख उठा के देख लें, आज तक 109 में कभी किसी बंदे को सजाए मौत नहीं हुई। सही कह रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, इन्होंने जो किया वो हम अपना मुकद्दर समझ के भूल गए। सर आपकी टाइप में मैं एक और अर्ज कर दूं कि उस जो जज हिस्सेदार था उसने तस्लीम किया कि मुझ पर प्रेशर दमन सजा दी, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? और मोहतरमा को थ्रेट थी उस वक़्त के डिक्टेटर से, मुशर्रफ से, कि जी अगर आप पाकिस्तान आई तो आपको मार दिया जाएगा। अगर हम उस वक़्त ये कहते थे कि हमने अपनी अवाम के लिए पाकिस्तान में आना है, बाहर मरने से बेहतर है कि मैं अपनी अवाम में रह के मरूं, और वहाँ पे आके बीबी ने शहादत दी, तो क्या ये झूठ था? भट्टो साहब की शहादत क्या झूठ थी? आज अगर हम ये कहते हैं कि हमें PTI वालों से डर है कि जरदारी साहब को ना मरवा दें, देखें अगर आप बटालवी साहब ने कहा जी वो बीमार हैं और बेड पे हैं, अगर वो बेड पे हैं तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है कि नैब वाले बार बार उनको लिख रहे हैं कि आप पेश हों, आप पेश हों, आप पेश हों। चलें जी, हम यही कहते हैं कि हमें PTI वालों से डर है, तो डर है तो खुदाया हमें रिलीव दे दें। क्या दूसरों लोगों को रिलीव नहीं देते? साद रफ़ीक को रिलीव नहीं मिला कि आप पेशी पे ना आएँ, आपकी पेशियाँ डलती जाएंगी, इसी तरह उनकी भी पेशियाँ डलती जाएँ। बटालवी साहब हम इस बात से डरते हैं कि जरदारी साहब अगर बाहर आते हैं, खुदा ना करे कुछ मिसहैब हो जाता है, बकौल आपके या बाकी दुनिया के कि जरदारी साहब तो पहले ही बहुत अकील हैं, बीमार हैं, लेकिन हम मजीद परेशानी नहीं लेना चाहते। बिलावर साहब यही कहना चाहते थे कि अगर पेशी से हमें हमारी जान छूट जाए, हम केस का तो सामना करने के लिए तैयार हैं। बीबी तालपुर भी पेशियाँ भुगत रही है और हम भी भुगत रहे हैं और भुगतेंगे और इंशाल्लाह भुगतते रहेंगे, क्योंकि ये जो भी हुकूमत आती है वो शायद नून लीग की हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो आज तक कभी भी स्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी बनी नहीं, ना बनेगी, और ना हम स्टैब्लिशमेंट के जरिए इस मुल्क में हुकूमत करना चाहते हैं। ये मेरी ज़ाती राय है कि हम नहीं करना चाहते, और मेरी पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है कि हमने जब भी आए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई है, बेशक वो 1.5 साल के लिए आई है, 2 साल के लिए आई है, या वो 5 साल की आई है, अवाम के वोटों से आई है। कभी कोई गैर ताकतें ऐसी पीछे नहीं होती जो धकेल के आगे कर देती हैं और बाद में वो खुद परेशान हो जाती हैं। अहसान बटालवी साहब, मादरत के साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि जब हमें जरदारी साहब को 5 साल के लिए हुकूमत दे दी गई, उस वक्त तालिबान इस्लामाबाद में घुसे हुए थे। आपको लाल मस्जिद वाला वाक़या याद होगा कि वहाँ पे कितनी शहादतें हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब पाकिस्तान की हुकूमत दी गई, उस वक्त पाकिस्तान में बिजली नहीं थी, उस वक्त बिजली का बहरान था, और हमने भी अगर आने वाली जो सेकंड हुकूमत में बुरी तरह हमने शिकस्त खाई, उसकी वजह यही थी कि हम भी बिजली का शार्टफॉल पूरा ना कर सके, और ये कोई हमारे बस की बात नहीं थी। ये डिक्टेटर था, उससे पहले कितने डिक्टेटर आए हैं, किसी डिक्टेटर ने आज तक कालाबाग डैम पे कुछ भी नहीं किया। मैं आज भी समझता हूँ इमरान खान साहब एक डिक्टेटर की वजह से नहीं आए, अगर अपने वोटों की वजह से आए, दुनिया को और तो कुछ नहीं दे सके, बनाए वो कालाबाग डैम। आज आप अगर पेट्रोल की बात करते हैं, चीनी की बात करते हैं, आटे की बात करते हैं, भाट साहब मैं समझता हूँ कि इमरान खान की वो ATM मशीनें थी, वो जंगीर बदर हो, अलीम खान हो या कोई और लोग हों, ये ATM मशीनें हैं उसकी, वो इनको कैसे बंद करेगा? देखिए, अगर वो जब धरने में बैठा हुआ था, धरना तो बटालवी साहब, संधू साहब असल में था तारुल कादरी साहब का, इसका तो धरना नहीं था। ये तो बेचारा रात को गाने बजाने की एक पार्टी थी, गाने बजाने के लिए आते थे, डांस करके वापस चले जाते थे। वहाँ पे बैठने के लिए तो तारुल कादरी के लोग थे। चले खैर, हमें उससे भी कोई गर्ज नहीं। उस वक्त ये कहते थे कि अगर 1 रुपया भी पेट्रोल बढ़ता है तो मैं समझता हूँ मुल्क का वजीर आज़म आते हैं, तो इनको क्या जरूरत थी कि पहले 4 दिन नए रेट ले आए और फिर 25 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए। मैं समझता हूं कि अगर ये सारी चीजें इनके बस की नहीं है, अगर इनसे ये सारी चीजें हैंडल नहीं हो रही, तो ये क्यों उसमें कूदते हैं? इनकी लंका, इनके अहसान साहब खुद ही इनके अपने हवारी डा रहे हैं। हमें इनकी हुकूमत को धक्का देने की कोई जरूरत नहीं, ये खुद ही इसमें जो इनके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और नून लीग के जो चोर लटेरे डाकू पार्टी को छोड़ के इधर छुपे हुए ना, वो खुद इनको गिराएंगे। वो अगली नौकरी की तलाश में है, तो इससे गिरा रहे हैं। मैं समझता हूँ जी, देखें जब इन्होंने, और आपने बात की सूबा जनूबी पंजाब की, जब इन्होंने 100 दिन का वादा किया था, आने से पहले इन्होंने बड़े वादे किए थे, हम इतनी नौकरियां दे देंगे, इतने घर दे देंगे और 100 दिन में जनूबी पंजाब को सूबा बना देंगे। तो बनाएं। अभी एडिशनल IG और डिप्टी चीफ सेक्रेटरी की जरूरत क्या है वहां पे? अगर इनके पास फंड नहीं है तो कहां गए फंड? बटालवी साहब मुझे बताएं, जो अभी चीफ जस्टिस साहब इतने पैसे इकट्ठे करके गए हैं डैम के लिए, वो किधर हैं? किसी ने उसका कुछ जिक्र किया है? और वो किधर है चीफ जस्टिस? स्टेट बैंक में वो चीफ जस्टिस जाके बाहर के मुल्क चैलेंज करें, ऑडिट करवाएं, मौजूद। लेकिन सर वो जिस मकसद के लिए पैसे इकट्ठे किए गए थे, पूरा मकसद हो नहीं सकता। कोई
वो 4 अरब रुपया सारा इकट्ठा हुआ है। तो कम से बता कम आवाम को कोई उस बंदा पैसों आता की है इस मुल्क स्टेटमेंट को ही मिल लूटने जाए, के लिए, आवाम वो खुश कहता हो है जाए। कर्जा उतारो मुल्क संवारो। इस मुल्क की औरतें और इस मुल्क की बेटियां और बहनें और बुजुर्ग अपनी जायदादें बेच देते हैं, यहाँ की बेटियां और बहनें अपने जेवर उतार के दे देते हैं। तो कभी इस मुल्क का कभी कुछ नहीं बना। जब ये सारे लूटने वाले होंगे तो खुदा ही खैर करे इस मुल्क से। अभी देखें जो इंडिया के चैनल हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो कोई लूज ऐसी बात कर दूं, लेकिन उनकी ये आदत है, वो झूठी बात को इस तरह उछालते हैं, इस तरह मतलब एक 2 नंबर बात को 1 नंबर बना के पेश करते हैं। भाई हमने तो चाइना ने ये कहा था कि हम अपनी सिक्योरिटी ले आते हैं सी पैक के लिए, तो हमने तो उस वक्त डिनाई किया था जी हम हमारी अपनी फोर्स जो है ना वो यहाँ पे ड्यूटी देगी, हमें आपकी फोर्स की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की मानी हुई फौज है, पाकिस्तान के अदारे दुनिया के माने हुए अदारे हैं। हम चीन से आगे हैं, चीन से पीछे नहीं है। हमारी फौज चीन की फौज से बेहतर फौज है, तो हमें चीन की फौज के पीछे लगने की जरूरत नहीं। जब वक्त आएगा तो हम आगे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम छुपने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तान की अवाम है या जो भी है, जिनकी भी अभी अगर हुकूमत की भी बात करें तो हम इस मामले में हुकूमत के भी साथ हैं, वो चाहे नून लीग की हुकूमत हो, पीडीए की हुकूमत हो और या पीपल्स पार्टी की भी अगर हुकूमत होती, तो पाकिस्तान की अवाम ने हमेशा अपने मुल्क का साथ दिया है, अपने मुल्क के खैर ख्वाह हैं। कभी हम किसी के पीछे डर के या छुप के नहीं बैठते और ना अल्हम्दुलिल्लाह बैठेंगे। और ये मैं बादल कराना चाहता हूं इंडिया की फौज को भी और इंडिया के मीडिया को भी कि वो इस तरफ ना जाएं। जब खुदा ना करे कोई ऐसा वक्त आएगा तो पाकिस्तान की फौज आगे होगी। हम चीन की फौज को नहीं मानते, ना किसी दुनिया की और फौज को मानते हैं। हमारी फौज बहुत काबिल है और बहुत आला फौज है। हमने बाहर के मुल्कों में जाके हमारी फौज ने अमन कायम किया है, और हिस्ट्री को उठा के देखें। और आज हम चाइना के पीछे छुपेंगे, ये सब झूठ है, इसको मैं नहीं मानता। नहीं तो इंडिया का तो सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ जिस तरह वो पाकिस्तानी आर्मी से भी नहीं लड़ सकते, इतनी ताकत नहीं है। चाइना आर्मी ने तो उन्हें लातों से घूसों से मारा है, उनका मुकाबला नहीं कर सके। लेकिन कश्मीर के अंदर निहत्ते बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, औरतों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो सर इसके ऊपर जो जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो कोई एक स्टैंड नहीं ले सकी, कोई कश्मीर का अभी तक कुछ हो नहीं सका। ये सारे जितने भी पॉलिटिकल सेटअप है वो किसी चीज़ के वेट में है, किसी बड़े हादसे के वेट में है कि फिर कश्मीर के लिए सारे बाहर आएंगे कि कोई 1000 बंदा एकदम इकट्ठा मर जाए या कोई 2000 मर जाए। इस पर क्या कहेंगे भाई साहब? मैं मादर के साथ आपसे कहूँगा ये बात आगे निकल जाएगी। अगर यहाँ पे कोई पीटीए का कोई दोस्त बैठा होता तो मैं उसके सामने जवाब देता, अभी सुन ही रहे होंगे जी। यहाँ पे कोई न्याजी आता है तो बांग्लादेश दे जाता है मादर के साथ, ठीक है बटालवी साहब, ठीक है, बात तो सच है। और कोई और न्याजी आता है तो वो कश्मीर पे बात ही नहीं करता। इन न्याजियों को पता नहीं क्या खौफ है। साथ ये भी कहते हैं कोई कश्मीरी आता है तो वो खुद कश्मीर पे बात नहीं करता, ना कुलभूषण की बात करता है। साथ ये भी कह देना, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसमें कश्मीरी अवाम का क्या कसूर है? और वो कहता है कि आप भी आलू गोश्त खाते हो, हम भी आलू गोश्त खाते हैं। हिंदू को कह रहा है, उस जाहिल बंदे को ये नहीं पता कि हिंदू गोश्त खाता ही नहीं। मैं बल्कि और आज हम मंदिर तो बना रहे हैं जी, क्या मंदिर की क्या जरूरत थी? कल आज हमने मंदिर बना दिया, कल क्या हम गाय का गोबर भी खाएंगे? बताएं ना, हम वहां से भी कोई मनते ये तो उनकी खारजा पॉलिसी है। ये क्या खारजा पॉलिसी है? हमारी उधर मस्जिद में उनका सुप्रीम कोर्ट क्या देता है कि यहाँ मंदिर बनेगा और हम उनके लिए यहाँ पे मंदिर बना रहे हैं। क्या बाबरी मस्जिद का मसला हल हो गया? इतने ये खैर ख्वाह इस मुल्क के, या इतनी खैर ख्वाह ये मौजूदा हुकूमत यहाँ पे मंदिर बनाने की, उनसे रिक्वेस्ट तो करें हमारी वो बाबरी मस्जिद को तो खाली करें, वहां पे वो मंदिर क्यों बना रहे हैं? लेकिन ये सारी चीजें जो है ना इनको देखना पड़ता है और इनको गौर। मैं समझता हूँ कि ये जो वजीर आजम साहब के, मोहतरम वजीर आजम के साहब ने चिट आती है और वो चिट पे अमल कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि ये चिट्टों की हुकूमत, लेकिन चिट्टे तो दूर। फैजान इस सिलसिले में एक रिक्वेस्ट करूंगा जी जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह हिस्टोरियन भी हैं जी जी, इनसे कहें कि कश्मीर की जो हिस्ट्री या पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री उस पर थोड़ा सा डॉक्टर साहब आप भी, मैं बल्कि आप ही की तरफ आने लगा था कि जो ये हमारा कश्मीर इशू चल रहा है सर, उसके ऊपर अपनी अपनी सियासत चल रही है। कश्मीरियों के लिए कोई उनको एक्चुअली कोई भी फायदा नहीं हो रहा, उसी तरह शहादतें हो रही है, बल्कि अब तो रिकॉर्ड शहादतें। इनकी पीएचडी हिस्ट्री में है, ये याद रखें जी। अब तो रिकॉर्ड, ये तो आप भी बल्कि सेकंड करेंगे कि रिकॉर्ड शहादतें वहाँ पर हो रही हैं। तो कश्मीर की हिस्ट्री देख के और जो इसका फ्यूचर है, आप इसको किस तरह देखते हैं डॉक्टर साहब? फैज़ान साहब, जो मौजूदा हुकूमत का या पिछली भी हुकूमतें जितनी भी हैं, ये जितने भी हमारे सियासतदान हैं, खा उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक़ है जी, वो मुहिब वतन है, वो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं जी। और कश्मीर हमारी शहरग है और हर जमात ने, जिसकी भी हुकूमत आई है, उन्होंने कश्मीर के कॉज को आगे बढ़ाया है। बिल्कुल। तो हमारा चूँकि हम एकेडमिक्स के लोग हैं, हमारा किसी कोई पॉलिटिकल किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ नहीं है,
तो इस लिहाज से जो इस जो पीटीआई की हुकूमत है, इसने भी कश्मीर काज के लिए अपने लिहाज से बहुत काम किया है। और जितनी भी उनकी जो खारजा पॉलिसी है उसमें आप देखें कि जब ये 370 का मसला आया था तो उनके सारे मिनिस्टर जो हैं वो उनकी काफ़ी जो है वो लोग जो है उसके ऊपर बात कर रहे थे, और तकरीर के ऊपर भी जो उन्होंने एक टेररिज्म के लिहाज से बात की है। और इमरान खान की वो जो तकरीर थी जनरल असम्बली में, उसके बाद पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर जो कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन होती थी, कभी एतबार नहीं किया पूरी दुनिया के, ना मीडिया ने और ना कभी इस्टेब्लिशमेंट ने, पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट ने कभी ये ट्रस्ट नहीं किया था। वो कहते हैं कि कश्मीर में ये लोग मुजाहिदीन भेज रहे हैं। लेकिन इस हुकूमत की ये क्रेडिट चाहता है कि मोदी या जितने भी लोग हैं उनका मीडिया, वो कहता रहता है जी ये अब ये हमने कबूतर पकड़ लिया, हमने ये किया, पूरी दुनिया में उसका मजाक उड़ाया जाता है कि ये पाकिस्तान की एक इंटेग्रिटी है कि जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है जो वो बात कर रहा है कि हमने इन्फिल्ट्रेशन हमारी कश्मीर में नहीं है, हम उस काज को अखलाकी लिहाज से लड़ रहे हैं, जो हमारा यूनाइटेड नेशन में एक हमारा कंप्रोमाइज़ है और उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। तो कश्मीर के मामले में किसी भी लिहाज से नहीं, हमारी फ़ौज वहाँ पे कंट्रोल, जो वहाँ पे LOC में रोज़ाना आप देखते हैं कि झड़पें हो रही होती हैं, वहाँ का फ़ौज हम पाकिस्तान आर्मी है, और जितना भी जो है आप हुकूमत को और फ़ौज को एक अलग ना समझें। अगर इसको आप एक ही समझें कि जितने भी वहाँ पे लोग लड़ रहे हैं वहाँ पे उनका अब तो परसेप्शन भी यही है कि फौज और हुकूमत कर, हाँ, लेकिन ये जब ये कह रहे हैं कि जी की हुकूमत नहीं कुछ कर रही, तो आप देखिए कश्मीर वहाँ पे जो बॉर्डर के ऊपर जितनी भी रोज़ाना स्कर्मिशेस होती हैं, जितना उनके पिछले दिनों भी गिराए गए हैं उनके जो छोटे जो है उन्होंने जासूसी के लिए तैयारे भेजे हुए थे, तो वहाँ पे जितनी शहादतें हो रही हैं उनके पीछे हुकूमत खड़ी होती है और उसके बाद आवाम खड़ी होती है। कश्मीर के मामले में मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स जो है वो नहीं करनी चाहिए। उसके लिहाज से जितने भी हमारे लोग हैं, एक बच्चे से लेके बूढ़े तक, हुकूमत से लेके एकेडमिशियन तक, सारे लोग जितने हमारे मीडिया के लोग हैं, किसी ने भी इस लिहाज से कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं की। तो मेरा ख्याल है तो सर इसका अक्सर साहब इसका असल हल क्या है? इसका ये हल डिबेट करना, 12 बजे आधा घंटा बाहर धूप में खड़े हो जाना, क्या इससे बहुत है? या हमें चाइना को देख के थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम भी फ्रंट लाइन पे आए, हम भी थोड़ा स्टेप फॉरवर्ड जाएं, जिस तरह इंडिया हर काम में स्टेप फॉरवर्ड करता है, तो हम भी थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड आए कि और कितनी लाशें देखें। आपकी जो इंडिया की आप बात कर रहे हैं ना, उन्हें अपने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया है। इस वक्त जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, उनकी जो पॉलिटिकल इंटेग्रिटी है, कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया के जो लोग हैं, पूरी दुनिया में, मैं बाहर इंग्लैंड में पढ़ता रहा हूँ, तो वहाँ पे हमने देखा कि जो मोदी की जो बीजेपी की हुकूमत है, उनकी जो टेररिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं, सिखों के ख़िलाफ़ उनकी पॉलिसी है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, चर्चेस के ख़िलाफ़ हैं और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ हैं, उसके लिहाज से इतने वो डिफेंसिव हैं। उनकी एकेडमिया उनकी मुखालफत कर रही है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में बैठ के, उनका बेस था वेस्ट में, आप ये ज़हन में रखें, पाकिस्तान का वेस्ट में बेस नहीं है, इस वक्त भी बेस नहीं है जो उनको सपोर्ट करता है। और जो कांग्रेस का या इंडिया का, ये 47 से पहले बेस मौजूद था अमेरिका में और वेस्ट में। और इस वक्त भी मोदी ने करोड़ों रुपए फंड्स जो हैं वो एलोकेट किए हैं कि जो वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो सेंटर्स हैं वो कायम किए जाएँ, और ताकि वहाँ की जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कायम हो। लेकिन इसके बावजूद वो जो उनका जो इंटेलिजेंसिया है, वो अभी इंडियन गवर्नमेंट को वो कहते हैं हम किस मुसीबत में पड़ गए हैं कि ये शख्स जो है वो क्या कर रहा है। जो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, वो जितनी भी जुल्म की पॉलिसी इख्तियार करते हैं, इंडिया के अंदर से आप देखें कितनी अनरेस्ट है, कितनी लोग जो है। सॉरी, ज़रा दोबारा एक दफ़ा फिर प्रोड्यूसर साहब की जानिब से ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से जो जहाँ से गुफ्तगू हम यहाँ पे छोड़ें, यहीं से स्टार्ट करेंगे और आप ही से गुफ्तगू स्टार्ट करेंगे कि मोदी अगर इतना बुरा है, इतने इल्ज़ामात हैं, लेकिन अगर UAE में देखें तो हमारे मुसलमान ही उसको अवार्ड देते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे।